वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ्स में। आज की क्लास में हम कक्षा 10 की गणित से प्रश्नावली 1.2 को शुरू करेंगे। अभी हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 को, जिसको हमने काफ़ी आसान तरीके से समझा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं विभाज्यता के नियम। यानी कि जैसे हमें कोई संख्या दी है, हमें उस संख्या में पता करना है कि उस संख्या में कौन सी अभाज्य संख्या से भाग जाएगा या किस अभाज्य संख्या से हम उसमें भाग करें। तो सबसे पहले जानेंगे हम विभाज्यता के नियम में 2 का नियम। 2 का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या में हमें 2 से भाग करना है तो क्या नियम होगा? बिल्कुल सीधा सा सर इसका नियम है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम है या 0, 2, 4, 6, 8 या इनमें से कोई एक अंक है इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। लिख लेते हैं हम इस बात को। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर कोई सम अंक है तो वह 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी या 2 से उस संख्या में भाग चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा नियम है। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 3 का नियम। 3 का नियम भी बिल्कुल हमारा सिंपल है। 3 के नियम में हमें पता करना है किसी संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा 3 से। तो इसके लिए हमें उस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यदि उस संख्या में 3 से भाग चला गया तो दी हुई संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। जैसे कि मैं कोई उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे 3825। अब इस संख्या में मुझे पता करना है क्या इस संख्या में 3 से भाग जाएगा। सीधा तरीका तो ये भी है कि हम इसमें भाग देकर देख सकते हैं 3 से, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 2 7, 7 में 8 जुड़ा 15, 15 में 3 जुड़ा 18। इन सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 18। अब 18 को हम देखेंगे क्या ये 3 से विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा। देखिए 3 से 6 बार पूरा विभाज्य हो गया। तो ये वाली जो संख्या है ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे, यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो दी हुई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, एकदम क्लियर है ना। हमें 3 के नियम में सभी अंकों को जोड़ देना है और उस योग में भाग दे के देखना है। 3 से यदि योग में भाग चला गया तो इस संख्या में भी भाग चला जाएगा, और 3 से यदि इस योग में भाग नहीं जाएगा तो संख्या में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 5 का नियम। 4 का नहीं देखेंगे क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है, हमें सिर्फ अभाज्य का देखना है। 5 का नियम होगा, 5 का सिंपल सा नियम है, बिल्कुल आप सभी जानते भी होंगे। 5 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो इकाई के स्थान पर या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो बस नियम भी इतना सा ही है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ये बात हम यहाँ पर लिख लेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 है
तो दी गई संख्या 5 से विभाज्य होगी। विभाज्य शब्द का अर्थ है भाग चले जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 का नियम। और अगला अभाज्य नंबर आता है हमारा 7। तो 7 के लिए कोई नियम नहीं है, 7 में हमें भाग देकर ही देखना पड़ता है क्या उसमें 7 से भाग जा रहा है। तो अगला एक और देख लेते हैं हम। अगला जो नंबर है हमारा अभाज्य संख्या में वो है 11। हम 11 में देखते हैं क्या 11 से किसी संख्या में भाग जाएगा। तो इसके लिए हमें करना है कोई संख्या लेंगे हम, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 9 ये संख्या हमने ली 54,329। अब इस संख्या में हमें पता करना है क्या ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए हम देखेंगे सम अंकों को और विषम अंकों को। हमारे सम अंक हैं, सम अंक स्थान, हमें अंकों का स्थान देखना है, सम स्थान वाले अंक देखना है और विषम स्थान वाले। तो सम स्थान कौन सा है, सम वाले स्थान एक ये होगा और एक ये होगा। विषम स्थान कौन सा है, ये वाला। सम होगा दूसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला, छठवें नंबर वाला, और विषम स्थान होगा पहले नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला और पाँचवें नंबर वाला, ठीक है। तो ये विषम स्थान होते हैं। अब हमें इनको जोड़ लेना है। पहले हम विषम वालों को जोड़ लेंगे। विषम वाले हमारे कौन से हैं, 9 3 और 5, 9 3 और 5, इनको हम जोड़ेंगे। 5 3 8, 8 और 9 17। अब हम सम अंकों को जोड़ लेते हैं। सम अंक हमारे पास हैं 2 और 4, 2 और 4 को हमने जोड़ा, हमें प्राप्त हुआ 6। अब यहाँ से हमें इन दोनों को आपस में माइनस करना है। विषम अंकों को जोड़ना है, सम अंकों को जोड़ना है और दोनों को माइनस कर देना है। 17 माइनस 6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 11। 17 में से 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 11। तो अब नियम ये है कि सम अंकों को जोड़िए, विषम अंकों को जोड़िए और दोनों को घटा दीजिए। घटाने पर या तो आपको 11 मिले या फिर 0 मिले। फिर से सुन लीजिए, सम अंकों को जोड़िए, विषम अंकों को जोड़िए और दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद यदि हमें मिलता है 0 या फिर 11 का गुणज, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यदि हमें कोई अन्य संख्या मिलती है, जैसे 11 के अलावा आपको 9 मिल जाए, 13 मिल जाए, तो वह संख्या फिर 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। जब किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सीधा सा नियम है, ज़्यादा कठिन नियम नहीं है। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर यदि हमें 0 मिले या 11 का गुणज मिले, तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो हम बस इतने ही नियम यहाँ तक जानेंगे और इसके आगे अब हम आ जाएंगे प्रश्नावली पर, क्योंकि इतने ही अंकों से गुणनखंड करने में हमारा काम चल जाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.2, इसका पहला सवाल हमें दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको। हमें कुछ संख्याएं दी हैं और उस संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर दिया है हमें, नंबर 1 पे दिया है हमें 140। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आप सभी ने किए होंगे, आप सभी ने सीखा भी होगा पहले भी। तो चलिए हम कर लेते हैं।
गुणनखंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 140। तो 140 के हम गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम जब भी करेंगे तब हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से उस संख्या में भाग देंगे। तो पहले हम देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो क्या 2 से ही 140 में भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक पर 0 है। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 से हम भाग करते हैं 14 में, तो 2 सत्ते 14 और ये 0। फिर से करेंगे 2 से 7 में, तो 2 3 6, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। अब करेंगे हम 2 से जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि इकाई के अंक पर 5 आ गया, विषम अंक आ गया। 3 से भी नहीं जाएगा, 35 3 के पहाड़ में नहीं आता है। अब करेंगे हम 5 से, तो 5 से करेंगे, इसमें जाएगा 7 बार, 5 सत्ते 35। अब कर देंगे हम 7 से, 7 एकम 7। जहाँ 1 आ जाता है वहीं हमारा गुणनखंड समाप्त हो जाता है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें लिखना है, तो हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही आती हैं, तो क्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड थे, इनके हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया है। बस सिंपल सा यही तरीका है लिखने का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया है हमें 156, नंबर 2 पे दिया है 156। तो इसी तरीके से हम 156 का करते हैं। चलिए 156 में हम देखेंगे कि जो इकाई का अंक है वो सम है, तो 2 से भाग चला जाएगा। चलिए कर देते हैं। 2 से पहले 1 में करेंगे तो 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है 2 से, तो 15 में करते हैं। तो कितनी बार? 7 बार। 2 सत्ते 14 है, यहाँ 1 बचा तो 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, 8 बार। अब फिर से कर देंगे हम 2 से, इकाई का अंक अभी भी हमें सम प्राप्त हुआ। 7 में करेंगे 3 बार जाएगा, 1 बचा, ये 18 हुआ, तो 9 बार जाएगा। अब हमें प्राप्त हुआ 39, जिसमें इकाई का अंक विषम है, इसलिए अब 2 से नहीं जाएगा, तो हम 3 से करते हैं। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 प्राप्त हुआ। 13 एक अभाज्य संख्या है, जिसमें सिर्फ 13 से ही भाग जाएगा, तो 13 एकम 13। अब हम इसके गुणनखंड लिख देंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया है यहाँ पर। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा दिया है हमें 3825, नंबर 3 पे दिया है 3825। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 3825। अब इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक विषम है, तो 2 से इसमें जाएगा नहीं। 3 से देख लेते हैं, सभी अंकों को जोड़ेंगे हम, तो 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18। तो इसको जोड़ने पे 18 आ रहा है, इसलिए इसमें 3 से भाग चला जाएगा। कर देते हैं। 3 से पहले 3 में किया, 3 एकम 3, 8 में करेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा, 22 हुआ, 3 7 21, 1 बचेगा, यानी 15 हुआ, 3 5 15। फिर से देख लेते हैं क्या इसमें 3 से भाग जाएगा। सभी को हम फिर से जोड़ लेंगे, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी फिर से 3 से भाग इसमें चला जाएगा। 12 में करते हैं 3 चौके 12, 7 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, तो ये हुआ 15 और 3 5 15। फिर से देखेंगे क्या इसमें 3 से भाग जा रहा है, सभी को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 और 5 11। अब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 11 में 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए अब हम 5 से कर देते हैं, क्योंकि 5 आ रहा है इकाई का अंक, तो 5 से चला जाएगा। पहले करेंगे 42 में, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, तो ये हुआ 25, तो 5 25। फिर से कर देंगे 5 से, 5 से 8 में करेंगे, 1 बार जाएगा, 3 बचेगा, तो 5 7 35। अब आया 17, 17 जो कि एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में सिर्फ उसी से भाग जाता है, तो 1 बार। तो चलिए अब हम इसको लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 3825 को। इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए नंबर चौथा। नंबर 4 पे हमें दिया है 5005। इसको करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। 5005 चलिए करते हैं। अब इसमें देखिए 2 से नहीं जाएगा, इकाई का अंक विषम है, 3 से भी नहीं जाएगा, सबको जोड़ने पे 10 आ रहा है, और 10 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो हम सीधा 5 से करेंगे।
5 एकम 5, ये 0 का 0, ये 0 का 0 और ये 5 एकम 5। अब आ जाते हैं हम, अब इसमें 5 से फिर नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, इसमें 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 5 से भी नहीं गया, तो अगला नंबर है 7। अभाज्य संख्या अगली 7 है, तो 7 से करके देखते हैं हम। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21, तो इसमें 7 से चला जाएगा। चलिए कर देते हैं। 7 से करेंगे 10 में, 7 एकम 7, 3 बचेगा तो ये 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, 30 में से अब 2 बचेगा, 28 हुआ था तो ये 21 हो जाएगा, तो 7 तिया 21, 3 बार गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम फिर से। 7 से इसमें जा रहा क्या, 7 दूनी 14, 3 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जा रहा, तो अगली अभाज्य संख्या है हमारी 11। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, तो इसमें 11 से चला जाएगा। करते हैं 11 एकम 11, 14 में दिया तो 3 बचा, तो ये हो गया 33 और 11 तिया 33। अब हमें प्राप्त हुआ है 13, जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें जाएगा सिर्फ 13 से, 13 एकम 13। तो हमें ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं 5005 के। ये हम लिख देंगे 5005 बराबर 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अंतिम 5वां, पहले प्रश्न का 5वां दिया है हमें 7,429। इसका कर लेते हैं हम 7,429 से। तो देखिए इसमें जब हम करेंगे तो इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 7 से, ना ही 11 से, यहाँ जाएगा आपका 17 से। चलिए 17 से हम करते हैं। 17 से करते हैं, 74 से ज़्यादा ना हो तो 17 चौके 68 हुआ, यहाँ बचा 6, तो हो गया ये 62। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है 17 का, 62 से ज़्यादा ना हो तो हम पढ़ेंगे 3 बार, 17 तिया 51। ठीक है, तो अब बचा यहाँ से 17 तिया 51, ये हुआ था 62। 1 मिनट, 17 से हमने किया इसमें 74 में 17 चौको 68, बचा 6, 62 हो गया था, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो बच रहा था 9 बचेगा। 1 मिनट, हाँ 51, सॉरी 11 बचेगा, 9 नहीं 11 बचेगा, तो ये 119 हो जाएगा, 11 बचेगा, 119 हुआ तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। फिर से कर देते हैं। अब देखिए अब इसमें 17 से जाएगा क्या, देख लेते हैं। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हुआ, यहाँ से बचा 6 और 3 9, 97, 17 में 97 नहीं आएगा, 17 से नहीं जा रहा। अब 17 की अगली देख लेते हैं 19, क्या 19 से इसमें जाएगा, 19 दूनी 38, 38 5 बचा, तो ये 57 हो जाएगा, 19 या 57, तो इसमें 19 से चला जाएगा। कर देते हैं 19 दूनी 38 और 5 बचा, 19 या 57। अब देखिए 23 हमें प्राप्त हुआ है। 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें सिर्फ 23 से भाग जाएगा, 23 एकम 23। कर देते हैं हम। अब हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं 7,419 के, क्या क्या हैं, 17 गुणा में 19 गुणा में 23, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझते जाना है। अभाज्य गुणनखंड जब भी करेंगे तो हमें अभाज्य संख्या से ही भाग देते जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 2 पर। दूसरा प्रश्न दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो हमें कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं, उनका HCF और LCM निकालना है, साथ में उनकी जांच ये करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमें दिया है 26 और 91, 26 और 91। तो हम 26 और 91 का निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले निकालते हैं हम 26 का करते हैं। पहले 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6। अब 13 प्राप्त हुआ। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से करेंगे 13 एकम 13। 91 का कर लेते हैं। 91 का जब हम करेंगे तो ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा तो 21 हुआ और 7 तिया 21। अब कर देंगे 13 से, 13 एकम 13।
हम लिख लेते हैं यहाँ पे 26 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 2 और 2 गुणा में 13 और 91 के हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 7 गुणा में 13। और यहाँ से हमें निकालना है अब HCF और LCM। तो HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, तो देख लेते हैं HCF और LCM को। HCF दोनों में जो एक समान संख्या होगी वही हमारा HCF होगा। तो इन दोनों के गुणनखंडों में देखेंगे 13 एक समान है, तो 13 इन 26 और 91 का HCF होगी। LCM देख लीजिए, पहले लिखिए जो एक समान संख्या है इन दोनों के गुणनखंड में उसको, और जो संख्याएं फिर बची हैं उनको लिख लीजिए 2 गुणा 7 और इन सभी का कर देंगे हम गुणा। दोनों फिर से सुन लीजिए, HCF क्या होगा, जो संख्या दोनों के गुणनखंडों में एक समान होगी वो HCF होगी। और इसके बाद LCM में पहले हम लिखेंगे जो संख्या एक समान है उसको, और इसके बाद जो संख्याएं बचेंगी उनको लिखेंगे और सभी का आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा LCM होगी। तो इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 182, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमें करना है जांच, हमें इनकी जांच करना है। जांच हमें प्रश्न में दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि दोनों संख्याएं पहली और दूसरी का गुणनफल बराबर में आना चाहिए HCF गुणा LCM। ठीक है, चलिए तो पहली संख्या है हमारी 26 गुणा में 91 बराबर HCF आया हमारा 13 गुणा LCM आया है 182। इनका करना है हमें गुणा। तो 26 और 91 का हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2366, और 13 और 182 का भी हम गुणा करेंगे तब भी हमें प्राप्त होगा 2366। तो गुणा करके आप लोगों को यहाँ देख लेना है। गुणा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि गुणा करने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हम गुणा यहाँ नहीं करेंगे। गुणा आपको करके देख लेना है और यहाँ पे ये दोनों बराबर आना चाहिए। बराबर आएंगे तभी हमारा उत्तर सही है। यदि बराबर नहीं आया तो आपने HCF या LCM निकालने में कोई गलती करी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा हमें दिया है 510 और 92। लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरा 510 और 92। अब सबसे पहला काम हमारा वही है, हम इनका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम 510 का। चलिए कर लेते हैं, 2 से करेंगे। 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा तो ये 11 हुआ, फिर 2 पंजे 10, फिर 1 बचा तो ये 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब यहाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लेते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, तो 3 से चला जाएगा। 3 8 24, 1 बचा तो 15 हुआ और 3 5 15। इनको जोड़ते हैं, 8 और 5 13 आया, तो 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा तो 5 7 35, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही जाएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं 92 के। 92 का करते हैं तो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 चौके 8, 1 बचा तो 12 हुआ, 2 छीं 12। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 6 में करेंगे 2 3 6, 23 प्राप्त हुआ। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 से ही करेंगे, 23 एकम 23। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों के गुणनखंड। 510 के हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 17, और 92 के हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 23। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इनका HCF और LCM। HCF और LCM, तो HCF देख लीजिए, दोनों में एक समान संख्याएं कौन सी है, तो दोनों में एक समान है सिर्फ 2। दोनों में एक समान है सिर्फ 2, तो 2 हमारा HCF हो जाएगा। LCM जो एक समान है पहले उसको लिखा, इसके बाद जो भी संख्याएं बच रही हैं उन सबको गुणनफल में लिख लेंगे। पहले इनको लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा इन दोनों को भी लिख लेंगे 2 गुणा 23। जब हम सभी का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 23,460। 23,460 गुणा करके आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, अब कर लेते हैं हम जांच। जांच करेंगे तो जांच कैसे होगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। चलिए कर लेते हैं।
पहली संख्या हमें दी है 510 गुणा दूसरी संख्या 92 बराबर HCF आया है हमारा 2 गुणा LCM आया है 23,460। 23,460। तो हम 510 और 92 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 46,920। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 46,920। यानी ये दोनों संख्याएं बराबर हमें प्राप्त होंगी। तो ये हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी, दोनों हमारे बराबर आ गए हैं। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला, जो कि है तीसरा हमें दिया है 336 और 54। 336 और 54 नंबर 3, 336 और 54। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले 336 के। मच्छर गड़ रहे हैं, मैंने अभी फास्ट कार्ड लगाया है। 336 में करते हैं, पहले 2 से करते हैं, 2 एकम 2 तो ये 13 हो जाएगा, और 2 छीं 12 ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। चलिए कर देते हैं, फिर से 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करते हैं, 3 7 21। अब फिर से कर देंगे 7 से, तो 7 एकम 7। 336 के हमें मिल गए। अब देख लेते हैं हम 54 के लिए। 54 के लिए सबसे पहले करेंगे 2 से, तो 5 में करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये 14 हुआ, 2 7 14। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करते हैं, 3 नाम 27। फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो ये हमें प्राप्त हो गए। चलिए अब देख लेते हैं इनका HCF और LCM हम लिख लेंगे। पहले इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। 336 के जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 के लिख लेते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब देख लेते हैं हम HCF और LCM को। HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो HCF देखिए, एक समान संख्या, पहले तो 2 है, ये दोनों में एक समान है, और 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 को एक बार लिखा गुणा, और 3 को भी एक बार ही लिखेंगे, इन दोनों को मिला के एक बार लिखेंगे। और कुछ एक समान नहीं है बस, तो यही हमारा HCF हो जाएगा दोनों का गुणा करके। ठीक है, LCM देख लेते हैं। एक समान है, पहले उसको लिखा, 2 को लिखा और ये 3 को लिखा। अब ये जो बचा है ये सब कुछ ये लिख लेंगे। 2 बचा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और गुणा में ये 2 बार 3 गुणा 3 गुणा 3। और जब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3024। ठीक है, गुणा करके आप लोगों को देख लेना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको गुणा करके देखना है। अब हम कर लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते हैं तो जांच के आपको पता ही चल गया होगा, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर बराबर में HCF गुणा में LCM। चलिए लिखते हैं, पहली संख्या है हमारी 336 गुणा दूसरी संख्या 54 बराबर HCF 6 गुणा LCM यानी 3024। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 18,144, और इस तरफ भी गुणा करेंगे तब भी हमें प्राप्त होगा 18,144, यानी हमारे दोनों एक बराबर आएंगे। तो ये हमारा हुआ इस तरह से समाप्त। ठीक है, उत्तर की जांच करने में क्या होता है कि जो LCM और HCF का गुणनफल होता है वो दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा। ये बिल्कुल आप लिख लेना इस बात को। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM निकालिए। तो यहाँ भी हमें HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो अभाज्य गुणन विधि से ही हम अभी तक निकाल रहे थे, अभी फिर से हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तीसरे का पहला दिया है हमें 12, 15 और 21। नंबर 1 पे दिया है 12, 15 और 21।
तो इन तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले करेंगे हम 12 का 12, तो पहले 2 से करेंगे इसमें 6 बार, फिर 2 से करेंगे 3 बार और फिर कर देंगे 3 से, 3 एकम 3, 15 का निकालते हैं। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 पाँचे 15 है, फिर 5 से कर देंगे 5 एकम 5। अब करते हैं 21 का, 3 से करेंगे 3 साते 21 और करेंगे 7 से, 7 एकम 7। अब इन तीनों के जो गुणनखंड हैं वो हम लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 12 का, 12 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 13 के लिए 15 के लिए है 3 गुणा में 5, और 21 के लिए है 3 गुणा में 7। चलिए HCF निकालते हैं पहले, HCF और LCM। तो HCF निकालते हैं पहले, देखेंगे तीनों में एक समान क्या है, देखिए 3, तीनों में एक समान है तो एक बार लिख लिया, और कुछ एक समान है नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, कहीं कहीं पे क्या होगा कि कुछ भी एक समान नहीं आएगा, कुछ भी जब एक समान नहीं आएगा तो उसका HCF 1 होगा, क्योंकि एक सभी में होता है, क्योंकि एक सभी में आता है, एक से सभी संख्याओं में भाग जाता है, एक सभी संख्याओं में एक समान रहेगा। अब LCM देख लेते हैं। तो पहले हम समान संख्या को लिखेंगे एक बार, इसके बाद जो कुछ बचता है उसको लिखेंगे। 2 बचा है 2 बार तो दोनों को लिख लिया, इसमें 5 बचा है तो 5 को लिख लिया, इसमें 7 बचा है तो 7 को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो जब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 420, हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे 420। बस ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर हमें इस प्रश्न में उत्तर की जांच नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ HCF और LCM निकाल लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे पर। दूसरा हमें दिया है 17, 23 और 29, ये तीनों संख्याएं दी हैं। हम तीनों का यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 17, 23 और 29, ध्यान दीजिए ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य संख्या हैं तो अभाज्य संख्या गुणनखंड होते हैं सिर्फ, जैसे 17 का निकालें तो 17 का गुणनखंड होगा सिर्फ 17 गुणा में 1। 23 का निकालेंगे तो 23 का होगा 23 गुणा में 1, और 29 का निकालेंगे तो 29 का होगा 29 गुणा में 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें निकाल लेना है HCF और LCM। हमें इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम करेंगे जैसे 17 का करेंगे तो 17 से देंगे और 1 आ जाएगा, 23 में करेंगे तो 23 से ही जाएगा, 23 एकम 23 हो जाएगा, और 29 से करेंगे तो 29 एकम 29 हो जाएगा। तो सिर्फ इनमें एक संख्या रहेगी 1, ये बस यही इन तीनों में कॉमन है, तो यही हमारा हो जाएगा HCF। और LCM आप सभी जानते हैं, पहले हमने 1 को लिख लिया, 1 तीनों में सेम है, जो बचा है उसको लिख लेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों को लिख लिया और तीनों का गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हमें LCM प्राप्त हो जाएगा, और जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,339, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नंबर तीसरे पर। नंबर तीसरा हमें दिया है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, तो 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। 9 का कर लेते हैं, 9 में जाएगा 3 से, 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब कर लेते हैं 25 का। 25 का करते हैं तो 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो इन तीनों के आप गुणनखंड लिख लेंगे। 8 के लिए है 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के लिए है 3 गुणा 3, और 25 के लिए है 5 गुणा 5। तो अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि 1 सभी में होता है, यानी 1 से सभी संख्याओं में भाग जाता है। तो यहाँ पर अब हमें इन तीनों में हमें कुछ भी एक समान नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संख्या एक समान होगी, 1 होगी। हम 1 लिख लेंगे यहाँ पर, जो 1 नीचे बचता है ना सभी में, तो 1 भी हम लिख लेते हैं। हमने जो पहले भी गुणनखंड किए थे इनमें भी जो 1 बच रहा था,
हम चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, हमें जब ज़रूरत पड़ती है तब हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर तीनों में हमें कुछ समान नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम एक को लिख लेंगे और एक को एक समान मान लेंगे। तो हमारा HCF हो जाएगा यहाँ पर 1, और जो LCM हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इन सभी का गुणनफल, क्योंकि इनमें कोई भी एक समान नहीं है। सभी को लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5, इन सभी को हमने लिख लिया है। और जब हम इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1800। ठीक है, या यहाँ से इन तीनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से 1800, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये तो हुआ समाप्त। अब देख लेते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न चौथा हमें दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। मतलब दो संख्याएं हैं 306 और 657, इन दोनों का HCF है 9। तो हमें इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। तो चलिए करते हैं। हमें दिया है चौथे में, हल करते हैं चौथे का। चौथे में दिया है HCF कौन कौन सी संख्याओं का, 306 और 657 का दिया है 9। तो हमें LCM निकालना है इन्हीं दोनों संख्याओं का, क्या होगा। चलिए करते हैं हम इसको। हम जानते हैं, हमने अभी पिछले सवाल में देखा कि पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर में HCF गुणा में LCM। चलिए करते हैं हम इसको। पहला नंबर हमें दिया है 306 गुणा दूसरा नंबर दिया है 657 बराबर HCF दिया है 9 और LCM हमें निकालना है। चलिए कर देते हैं। LCM निकालना है तो 6 चला जाएगा इनके भाग में, इसके बटे में आ जाएगा 6। तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। ठीक है, ये 9 आ गया इसके नीचे। 9 से हम भाग कर देंगे इनमें से दोनों में से किसी में भी। चलिए 306 में करते हैं हम भाग। 9 से 30 में करेंगे तो 9 तिया 27, 9 से करेंगे 30 में तो 9 तिया 27, 3 बचेगा तो 9 चौके 36। तो यहाँ मिलेगा हमें 34 और गुणा में 657 और नीचे 9 एकम 9। तो 1 से हम भाग करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी बराबर LCM। और यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा कर देंगे और गुणा करने पे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा LCM होगी। तो चलिए इनका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 22,338। देखिए मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। यहाँ से हमने इन दोनों का गुणा कर दिया है, गुणा करने पे हमें प्राप्त हुआ है 22,338, यही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर जो कि है 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर ये अच्छा सवाल है, समझिए इसको। हमें यह दिया है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ से हल करेंगे हम इसको। हमें दिया है 6 की घात n। जब हम 6 की घात n को हल करेंगे तो जब ये संख्या समाप्त होगी तो क्या ये 0 पे आके समाप्त होगी, हमें ये देख लेना है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे जब किसी संख्या को 6 पे समाप्त होना हो, जब कोई संख्या 6 पर नहीं 0 पर या 0 पर, जब कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती हो तो संख्या के गुणनखंड में, उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 ये गुणनखंड आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 2 गुणा 5 करेंगे तभी हमें 10 प्राप्त होगा। मतलब जब हम 2 गुणा 5 ये गुणनखंड आएगा तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। चाहे आप करके देख लीजिए, कोई संख्या लीजिए जो 0 पे समाप्त हुई हो और उस संख्या का आप गुणनखंड करके देखिए
तो उस गुणनखंड में 2 और 5 आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कर लेते हैं 6 का गुणनखंड। ये हमें जो 6 दिया है हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। जब हमने 6 का गुणनखंड किया तो हमें प्राप्त हुआ, 2 से करेंगे 3 बार, 3 6, और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, तो हमें प्राप्त हुआ 6 के गुणनखंड में 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 हमें प्राप्त हुआ है। हमें 2 गुणा 5 प्राप्त नहीं हुआ, यानी 2 तो प्राप्त हुआ लेकिन 5 प्राप्त नहीं हुआ है। 5 प्राप्त नहीं होगा तो हमें इस तरह की संख्या बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जो 0 पर समाप्त होती हो। तो 6 की घात हमें यहाँ n दिया है, तो 6 की घात आप कुछ भी लिख लीजिए। जब तक इस वाली संख्या के गुणनखंड में हमें 2 गुणा 5 प्राप्त नहीं होगा तब तक वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे नियम बना लीजिए अपने दिमाग में इस बात का। क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 अवश्य आना चाहिए। जब कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 जरूर आएगा। यदि 2 गुणा 5 नहीं आया तो उस संख्या में जो इकाई का अंक है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर कह रहा है ना, जो हमारा प्रश्न कह रहा है ना कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 12 की घात आप n ले लीजिए। जब 12 के गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 3 2 2 3 3 6 दूनी 12। तो इसमें भी हमें 2 गुणा 5 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये भी नहीं हो सकती 0 पे समाप्त। तो हमें जो स्टेटमेंट दिया है प्रश्न में वो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः कोई भी संख्या जो 6 की घात n के रूप की है, कोई भी संख्या जो 6 की घात n के रूप की है, वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ ध्यान रखना है। जब कोई संख्या चाहती है कि वह 0 पर समाप्त हो तो उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 आना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह संख्या 0 पर समाप्त बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें ये बताना है, यहाँ पे हमें जो संख्याएं दी हैं ये भाज्य हैं, ये संख्याएं भाज्य हैं। हमें सिर्फ ये बताना है भाज्य क्यों हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो चलिए हल करते हैं हम इसका। यहाँ पर हमें पहले कौन सी संख्याएं दी हैं, हम पहले वो लिख लेंगे। हमें पहले दी हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप जानते होंगे कि किसी संख्या में उभयनिष्ठ किस प्रकार से लिया जाता है। अब दो संख्याओं में से हमें उभयनिष्ठ लेना हो, जो संख्या हम उभयनिष्ठ लेंगे उस संख्या में हम जो संख्या हमें उभयनिष्ठ लेना है तो दी हुई संख्याओं में हम उस संख्या से भाग कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक संख्या ये होगी पूरी मिलाकर, क्योंकि ये गुणा में है, और एक संख्या ये होगी। तो यहाँ से हमें इन दोनों में 13 जो है वो एक समान दिखाई दे रहा है, तो हम 13 यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे, लेते हैं।
13 यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे तो ये 13 बाहर आ जाएगा, कोष्ठक में लिखेंगे 7 गुणा 11। 13 यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे यानी 13 से इसमें भाग देंगे तो 13 से एक बार जाएगा, 13 एकम 13, फिर ये प्लस लगाया और 13 से इस 13 में भाग देंगे तो यहाँ भी एक बार जाएगा, 13 एकम 13। तो ये 13 यहाँ सेम रहा। इन तीनों का गुणा करेंगे, 7 का 11 में करेंगे 77 और 1 में करेंगे तो 77 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 13 और 77 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा हमें 78। अब 78 के यहाँ से हम करते हैं गुणनखंड। अब जो 78 मिला इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है देखते हैं। 78 के करते हैं, 2 से करेंगे पहले, 2 3 6, 1 बचा तो 18 हुआ और 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब जाएगा 13 से, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो 78 की जगह हम ये तीनों इसके 78 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं ये हम लिख लेंगे 13। कोष्ठक हटाएंगे तो कोष्ठक का अर्थ होता है गुणा और इन तीनों को लिख लेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 13, 2 गुणा 3, 2 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हमें ये बताना है कि ये अभाज्य संख्या क्यों है। तो आप देखिए जब अभाज्य संख्या कोई होती है, अब जब हम इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। अब वो संख्या क्या अभाज्य है? नहीं होगी, क्योंकि जब हम उस संख्या का गुणनखंड करेंगे तो हमें देखिए कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं उसके, 13, 2, 3, 13। और भाज्य संख्या का नियम क्या है? जब कोई संख्या यदि भाज्य है तो वह संख्या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती है। तो यहाँ पे देखिए वो संख्या किस किस से विभाज्य हो रही, 13 से, 2 से और 3 से। और यदि अभाज्य होती तो वह संख्या सिर्फ उसी से भाज्य होती और किसी से उसमें भाग नहीं जाता। तो इसलिए हम इसका स्टेटमेंट लिख देंगे, दी गई संख्या किस किस से हो रही है भाज्य, 13, 2 और 3 से विभाज्य या विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब देख लेते हैं, हमें दूसरी दी है, एक और दूसरी दी है हमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में दिया है 5। इसको भी बताना है। अब ये भाज्य क्यों है, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे ये एक संख्या है यहाँ से यहाँ तक, जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी और एक संख्या है प्लस के बाद ये 5। तो यहाँ पे हम दोनों में देखेंगे जो उभयनिष्ठ है उससे हम भाग देंगे। तो हमने देखा 5 दोनों में उभयनिष्ठ है तो 5 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। 5 लिखा हमने बाहर और कोष्ठक में बची हुई संख्या लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 उभयनिष्ठ लेंगे तो 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये कोष्ठक बंद किया और प्लस में यहाँ से भी, सॉरी कोष्ठक बंद नहीं होगा, यहाँ कोष्ठक बंद अभी नहीं होगा। और यहाँ 5 से भी हमने ये 5 बाहर लिया है तो 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब हम कोष्ठक बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 5 का 5 रहेगा और यहाँ से अब हम करते हैं इन सभी का गुणा। चलिए इन सभी का गुणा करते हैं। 7 6 हुआ 42 और इनका आपस में इन दोनों का गुणा कर दिया हमने और इनका अलग कर लेते हैं हम गुणा, संख्या ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए। 1 का 2 में करेंगे 2, 2 का 3 में करेंगे 6, 6 का 4 में करेंगे 24 और 24 का 1 में करेंगे तो हमें 24 ही मिलेगा। और 24 का कर लेते हैं अब हम 42 में, तो 5, 24 का 42 में करते हैं, 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4 और 24 चौको 88 और 88 में 4 हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92, 928। अब देखिए यहाँ पे यदि ये अभाज्य संख्या होती तो क्या हमें इसमें 2 गुणनखंड मिलते, जैसे कि 5 और 928। जब हम 928 के भी करेंगे तो चलिए कर लेते हैं। जब हम 928 के भी गुणनखंड करेंगे तो हमें कई सारी संख्याएं प्राप्त होंगी। 928 करते हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 12 हुआ, 2 6 12
2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छीं 12, फिर 2 से 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 नम्मे 18, अब 29 से ही जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 5 गुणा में, अब 928 के सारे गुणनखंड लिख लेंगे। 2 है 5 बार, 2 है 5 बार और 29 है 1 बार। देखिए, अब ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि भाज्य संख्या में उस संख्या के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है। तो किस किस से जा रहा है इसमें भाग? देखिए, 5 से, 2 से और 29। मतलब उस संख्या के अलावा जो भी उस संख्या आएगी गुणा करने पर, उसके अलावा 5, 2 और 29, इन 3 संख्याओं से भी इसमें भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी भाज्य होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दी गई संख्या 2, 5 और 29 से भी विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो बिल्कुल काफ़ी आसानी से समझिए, सरल शब्दों में बिल्कुल आसानी से इसको समझना है। अब देख लेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो समझिए इस सवाल को। यहाँ पे दिया है कोई खेल का मैदान है जो कि कैसा वृत्ताकार पथ है उस मैदान का। तो कोई मैदान है खेल का, वो इस तरीके का है, खेल का मैदान ऐसा है और इसका जो पथ है वो वृत्ताकार है। ये पथ होगा, इसका पथ होगा जहाँ पे वो दौड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का वो चक्कर लगा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ से लगा रहे हैं। कौन कौन लगा रहे हैं? एक है सोनिया और दूसरी कौन है? सोनिया और रवि। सोनिया और रवि दोनों यहीं से चल रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में और रवि को लग रहा है 12 मिनट इस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने में। अब क्या कह रहा है वो? वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वो एक ही स्थान पर से एक ही समय पर से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ। तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें ये बताना है कि वो यहाँ से चलते हैं। अब चलने पर वो कई समय ऐसा आएगा या कई बार वो आपस में मिलेंगे, दौड़ते जाएंगे तो कई बार वे आपस में मिलेंगे, कहीं पर भी मिलेंगे। हमें लेकिन ये बताना है कि वो इसी स्थान पर वापस कितने समय बाद मिलेंगे। हमें ये नहीं बताना कि वो कब मिलेंगे किसी भी जगह पर। हमें ये बताना है कि इस वाली जगह पर, एक हमें ये वाली प्रारंभिक जगह दे दी कि इस प्रारंभिक जगह पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो जब भी इस प्रकार का सवाल हो हमें निकाल देना है LCM। जब भी इस प्रकार का कोई सवाल दिया हो तब हम निकाल देंगे LCM। तो चलिए दोनों का जो हमें संख्या या दो हमें समय दिया है, जो समय हमें दिया है उस समय का हम LCM निकाल देंगे। दोनों संख्याओं के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए पहले 18 का करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 18 का करते हैं, 2 से किया, 2 नम में 18, 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, हम 12 का कर देते हैं, 2 छीं 12, फिर 2 से 2 3 6 और 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड हमने किए और अब हम लिख लेते हैं दोनों के। 18 के लिए हमने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के लिए लिखेंगे 2 गुणा 3। तो यहाँ पे देखेंगे सेम क्या है इन दोनों में। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को एक बार लिख लिया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को एक बार लिख लिया। ये दोनों बच्चे हैं, इन दोनों को भी लिख लेंगे। 3 गुणा 2, सबका गुणा कर देंगे, कर दीजिए।
2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। फिर से गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 3 18 और 18 दूनी 36, 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट बाद इसी प्रारंभिक स्थान पर वापस से आके मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है कि कोई काम एक साथ होना शुरू होता है और दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, तब वह वापस से उसी स्थान पर कब आके मिलेंगे। जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो हमें LCM निकाल देना है दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे। अब जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वह इस वीडियो सेशन को देख सकें और इन सवालों को आसानी से समझ सकें। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।